इस वीडियो में हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के पहले भाग के बारे में जानेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्रीय प्रवृत्ति अथवा सांख्यिकी माध्य जो है, इसकी जो मुख्य परिभाषा है ये क्लार्क और शकाडे के द्वारा दी गई है। ये परिभाषा क्या है देखिए, माध्य समंकों के समूह का वर्णन करने के लिए एक अकेली संख्या प्राप्त करने का प्रयास है। यानी माध्य का मतलब एक ऐसी संख्या जो समंकों के समूह का प्रतिनिधित्व करती है या समंकों के समूह के वर्णन करने के लिए पर्याप्त है। सांख्यिकी माध्य के उद्देश्य देखिए क्या है। सबसे पहला उद्देश्य है समूह का संक्षिप्त चित्र। सांख्यिकी माध्य जटिल और विभिन्नतापूर्ण आंकड़ों के समूह को एक सरल, संक्षिप्त और याद करने योग्य अंक के द्वारा व्यक्त करता है। उदाहरण के लिए, भारत के समस्त निवासियों की अलग अलग आयु को समझना और याद करना असंभव है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि भारत की लोगों की औसत आयु 60 वर्ष है, तो देश में व्यक्तियों के औसत स्वास्थ्य संबंधी निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। दूसरा है पारस्परिक तुलना। सांख्यिकी माध्य द्वारा दो या दो से अधिक समूहों वर्गों की तुलना आसानी से की जा सकती है। उदाहरण के लिए देखिए, भारत और पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति औसत आय की तुलना करके उचित परिणाम निकाले जा सकते हैं। तीसरा है समूह का प्रतिनिधित्व। सांख्यिकी माध्यों की सहायता से नमूना या सैंपल्स की परीक्षा करके पूरे समूह के संबंध में निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इसी तरह से नीति निर्धारण में सहायता मिलती है। सांख्यिकी माध्य के रूप में ऐसा मूल्य प्राप्त होता है जो भावी योजनाओं, क्रियाओं व नीतियों के निर्धारण में उचित मार्गनिर्देशन करता है। आर्थिक विश्लेषण का आधार है। आर्थिक विश्लेषण में माध्यों का विशेष महत्व है। उदाहरण के लिए, यदि हमें कृषि और उद्योग में श्रमिक की औसत उत्पादकता का ज्ञान है, तब हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बेहतर है, कृषि या उद्योग। गणितीय संबंध की स्थापना। विभिन्न समूहों और वर्गों के बीच गणितीय संबंध स्थापित करने में माध्यों का प्रयोग आवश्यक है। स्थायी संबंधों की स्थापना केवल माध्यों के द्वारा ही की जा सकती है। अब आदर्श माध्य के क्या लक्षण है देखिए। सबसे पहला लक्षण है पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करे। सांख्यिकी माध्य ऐसा होना चाहिए जो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व कर सके। वह समग्र की सभी इकाइयों को समान महत्व दे और उनकी अधिकाधिक विशेषताओं को स्पष्ट करे। दूसरा है स्पष्ट और सुनिश्चित होना चाहिए। इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए जिससे अनुसंधानकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति को अनुमान लगाने की गुंजाइश ही न रहे। तीसरा है माध्य ऐसा होना चाहिए उसे सरल गणित और बीजगणित के प्रयोग के द्वारा निकाला जा सके। चौथा, एक आदर्श माध्य प्रकृति में निश्चित होना चाहिए ताकि उसका उपयोग सांख्यिकी विश्लेषण के आधार के रूप में किया जा सके। इसी तरह से सभी मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। एक आदर्श माध्य को समंक श्रेणी के सभी पदों पर आधारित होना चाहिए ताकि वो पूरे समूह की प्रमुख विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत कर सके। इसी तरह से बड़े मूल्यों का अनावश्यक प्रभाव नहीं होना चाहिए। सातवां है निरपेक्ष संख्या में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। एक आदर्श माध्य निरपेक्ष संख्याओं में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। प्रतिशत अथवा सापेक्षिक मूल्यों में से माध्य की अभिव्यक्ति केंद्रीय प्रवृत्ति की उचित माप नहीं होती है। तो इस तरह से आदर्श माध्य के लक्षण क्या क्या हो गए हैं। पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करे, स्पष्ट और सुनिश्चित होना चाहिए, सरल होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, सभी मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, बड़े मूल्य का अनावश्यक प्रभाव नहीं होना चाहिए और निरपेक्ष संख्याओं में प्रदर्शन होना चाहिए। अब देखिए, सांख्यिकी माध्य दो तरह के होते हैं। पहला है गणितीय माध्य और दूसरा है स्थिति संबंधी माध्य।
अब गणितीय माध्य 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से हैं देखिए, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। और स्थिति संबंधी माध्य, ये 3 तरह के हैं, माध्य का विभाजन मूल्य और बहुलक। तो इस तरह से सांख्यिकी माध्य 2 तरह के होते हैं, गणितीय माध्य और स्थिति संबंधी माध्य। अब देखिए समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन और एवरेज क्या है। समांतर माध्य सबसे सरल और लोकप्रिय माप है। औसत शब्द का प्रयोग इसी माध्य के लिए किया जाता है। यह सभी माध्य में उत्तम माना जाता है। औसत आय, औसत लाभ, औसत उपभोग, औसत उत्पादन समांतर माध्य द्वारा प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से समांतर माध्य या अर्थमेटिक मीन जो है ये सबसे लोकप्रिय माध्य है। अब समांतर माध्य की परिभाषा देखिए, अर्थशास्त्री किंग के द्वारा दी गई परिभाषा है, समंकमाला के पदों के योग में उसकी संख्या का भाग देने से जो राशि प्राप्त होती है उसे माध्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अगली परिभाषा देखिए, समांतर माध्य किसी वितरण का केंद्रीय मूल्य है। फिर से देखिए इसको परिभाषा, समांतर माध्य किसी वितरण का केंद्रीय मूल्य है। ये परिभाषा अर्थशास्त्री मिल के द्वारा दी गई। अब है समांतर माध्य के गुण। सामान्य व्यक्ति के लिए समझना आसान है। दूसरा है गणना बहुत सरल है। तीसरा बीजगणित का प्रयोग संभव है। इसे निकालते समय समूह के सभी पदों का प्रयोग होता है। यह निश्चित और सदा एक ही होता है। तुलनात्मक अध्ययन के लिए लोकप्रिय है। फिर से देखिए समांतर माध्य के गुण, सामान्य व्यक्ति के लिए समझना आसान है। दूसरा गणना बहुत सरल है। तीसरा बीजगणित का प्रयोग संभव है। चौथा इसे निकालते समय समूह के सभी पदों का प्रयोग होता है। यह निश्चित और सदा एक ही होता है। तुलनात्मक अध्ययन के लिए समांतर माध्य बहुत अधिक लोकप्रिय है। तो इस तरह से ये समांतर माध्य के मुख्य गुण हैं। तो समांतर माध्य ऐसा माध्य है जिसे सभी साधारण व्यक्ति के लिए समझना बहुत अधिक आसान है। आसान होने के कारण समांतर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में सबसे लोकप्रिय माध्य माना जाता है। समांतर माध्य के कुछ दोष भी हैं। अब क्या क्या दोष हैं ये देखिए, समंकमाला की आकृति देखकर इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। दूसरा, इसकी गणना में असाधारण मूल्य का अधिक प्रभाव रहता है। तीसरा, समंकमाला का कोई भी मूल्य ज्ञात न होने पर इसकी गणना नहीं की जा सकती। तुलनात्मक सामग्री के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। समंकमाला में समांतर माध्य हो यह आवश्यक नहीं है। इसके दोष फिर से देखिए समांतर माध्य के, समंकमाला की आकृति देखकर इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। दूसरा, इसकी गणना में असाधारण मूल्य का अधिक प्रभाव रहता है। तीसरा, समंकमाला का कोई भी मूल्य ज्ञात न होने पर इसकी गणना नहीं की जा सकती। चौथा, गुणात्मक सामग्री के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। पांचवा, समंकमाला में समांतर माध्य हो यह आवश्यक नहीं है। तो इस तरह से ये समांतर माध्य के दोष हैं। समांतर माध्य के ये दोष होते हुए भी ये सरल है और लोकप्रिय माध्य है। अब समांतर माध्य के प्रकार देखिए, टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो समांतर माध्य जो है ये पहला है सरल समांतर माध्य, दूसरा है भारित समांतर माध्य। तो पहला जो है ये सरल समांतर माध्य, इसको सिंपल अर्थमेटिक मीन भी कहा जाता है। तो सरल समांतर माध्य या सिंपल अर्थमेटिक मीन। और दूसरा जो है समांतर माध्य का प्रकार यह है भारित समांतर माध्य या वेटेड अर्थमेटिक मीन। तो इस तरह से समांतर माध्य मुख्य रूप से 2 तरह के हैं, सरल समांतर माध्य और दूसरा भारित समांतर माध्य। अब देखिए सरल समांतर माध्य की गणना। सरल समांतर माध्य की गणना कैसे की जाती है?
कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अर्थमेटिक मीन। ये 3 तरह से की जाती है। पहला है व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरा है खंडित श्रेणी और तीसरा है अखंडित श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना 2 तरह से होती है, प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति द्वारा। खंडित श्रेणी में 3 तरह से होती है। कौन सी? प्रत्यक्ष रीति, लघु रीति और पद विचलन विधि। तीसरा है अखंडित श्रेणी। अखंडित श्रेणी में समांतर माध्य की गणना प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति और पद विचलन विधि के द्वारा की जाती है। अब देखिए भारित समांतर माध्य, हमने पढ़ा था 2 तरह के होते हैं समांतर माध्य, सरल समांतर माध्य, दूसरा भारित समांतर माध्य। सरल समांतर माध्य का मुख्य दोष है इसमें श्रेणी के प्रत्येक पद को समान महत्व दिया जाता है, परंतु व्यवहार में एक श्रेणी के विभिन्न पदों का अलग अलग सापेक्षिक महत्व होता है। किसी पद का अधिक महत्व होता है, किसी का कम महत्व। भारित समांतर माध्य में पदों को उनके सापेक्षिक महत्व के अनुसार भार देकर औसत की गणना की जाती है। अतः भारों के आधार पर निर्धारित किया गया समांतर माध्य भारित समांतर माध्य कहलाता है। तो जो ये क्योंकि भारित समांतर माध्य भारों के आधार पर निर्धारित किया गया है या वेटेज दी गई है, इसलिए ये माध्य जो है इसका सापेक्षिक महत्व अधिक माना जाता है। भारित समांतर माध्य वेटेड अर्थमेटिक एवरेज क्या है? देखिए, सरल समांतर माध्य का एक मुख्य दोष है कि इसमें श्रेणी के प्रत्येक पद को समान महत्व दिया जाता है, परंतु व्यवहार में एक श्रेणी के विभिन्न पदों का अलग अलग सापेक्षिक महत्व होता है। किसी पद का अधिक महत्व होता है और किसी का कम महत्व होता है। अतः भारित समांतर माध्य या वेटेड अर्थमेटिक एवरेज या मीन जो है ये इसमें क्या होता है, पदों को उनके सापेक्षिक महत्व के अनुसार भार देकर औसत की गणना की जाती है। अतः भारों के आधार पर निर्धारित किया गया समांतर माध्य भारित समांतर माध्य कहलाता है। भारित माध्य की गणना करने की आवश्यकता तब पड़ती है जब समूह के पद एक दूसरे के समान होते हुए भी महत्व के दृष्टिकोण से सजातीय या समान नहीं होते।